Good morning. How are you? I hope you are so good. Okay. In first chapter, we discussed some topics. Okay. Today, we will discuss the next topics. Okay, students. पिछले क्लास में हम लोग पिछले वीडियोज में फर्स्ट चैप्टर के जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, जिसमें बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि किसी भी बीज को बोने के लिए, किसी भी फसल को उगाने के लिए हम किस तरीके से मिट्टी का उपयोग करते हैं, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोग सोविंग ऑफ सीड्स मतलब बीजों की बुआई किस तरीके से करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। ओके, अभी हम लोगों को डिस्कस करना है नेक्स्ट टॉपिक, जो टॉपिक है एडिशन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ओके, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ओके, आपने सुना ही होगा कि हम जब खेत की बुआई कर लेते हैं, खेत की बुआई करने के बाद ही हमको उसमें खाद की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम खाद नहीं डालेंगे, उनमें उर्वरक नहीं डालेंगे, फसल जो है हमारी अच्छी नहीं होती है। तो इसी के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेट अस ओके नाउ स्टार्ट एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ओके, crops are grown one after another in the field। ठीक है, कह रहे जो फसल का उत्पादन है, ठीक है, एक फील्ड में क्रॉप मीन्स फसल होता है, ग्रोन मीन्स उगाना या उगाई जाती है, वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक। ठीक है, इन ए फील्ड मतलब एक खेत में। इसको इस तरह के समझ सकते हैं कि एक खेत में एक के बाद एक फसलें उगाई जाती हैं। ओके, और आप देखते भी होंगे, आप आसपास देखते हैं कि एक फसल के बाद दूसरी फसल उगा दी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, प्लांट्स कंटिन्यूअसली यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। जो प्लांट्स होते हैं वो लगातार, कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार, अपनी ग्रोथ के लिए, फॉर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी वृद्धि के लिए सॉइल से, जो कि सॉइल में मौजूद होता है, उससे पोषक तत्व का उपयोग करते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करते रहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो लगातार जो मिट्टी में मौजूद उपलब्ध पोषक तत्व होता है अपने ग्रोथ के लिए उपयोग करते रहते हैं। thus इस प्रकार द न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली गेट डिप्लीटेड। इस प्रकार जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं या समाप्त हो जाते हैं, समाप्त होने लगते हैं। ठीक है, डिप्लीटेड मीन्स होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। ओके, द फार्मर्स एड मैन्यूर और फर्टिलाइजर इनटू द फील्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स। द फार्मर्स, जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, एड मैन्यूर और फर्टिलाइजर, उसमें किसमें जो फील्ड होता है, फील्ड में मैन्यूर खाद और उर्वरक को डालते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय से, किसके लिए, रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व के पुनः आपूर्ति के लिए, पुनः आपूर्ति के लिए, पुनः न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में आ जाए, इसके लिए जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, अपने फील्ड में मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, आप लोग देखते ही हैं। नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच आर एड टू द सॉइल in the form of nutrients for the healthy growth of
plants are called manures and fertilizers. कह रहा है कि द सबस्टेंस वह पदार्थ विच जो ऐड किया जाता है सॉइल में फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व के लिए, जो कि फॉर हेल्दी एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो पौधे होते हैं उनको उनके स्वस्थ और वृद्धि के लिए जिस न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग किया जाता है, पोषक तत्व का उपयोग किया जाता है, वही क्या कहलाता है? मैन्यूर और फर्टिलाइजर कहलाता है, खाद और उर्वरक कहलाता है। ठीक है। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained फ्रॉम द decomposition of dead plants and animals wastage in is known as manure. ओके से यहाँ मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस है। जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमारे घर का वेस्ट मटेरियल हो गया और गाय का गोबर हो गया, हरी सब्जियाँ हो गई, ठीक है, या प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, इन सब का जो कंपोजिशन होता है, जो टूटते हैं, डिकम्पोज होते हैं, उससे जो खाद बनती है उसी को क्या बोलते हैं? मैन्योर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑब्टेन्ड जो प्राप्त किया जाता है, फ्रॉम से डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। कह रहा है कि जो प्लांट्स, डेड प्लांट्स से एनिमल के वेस्ट से डिकम्पोजिशन किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, कंपोस्ट इज ए मैन्योर मेड बाय लिविंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट buried in a pit with ultimate layer of soil। कह रहे जो कंपोस्ट है, आपने सुना होगा कंपोस्ट खाद है, ठीक है, कंपोस्ट खाद है, सुना होगा। तो सेम वही कंपोस्ट खाद इज मेड बाय लिविंग, जो डेड प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो वेस्ट होते हैं, उनको मिट्टी के लेयर में बना के प्राप्त किया जाता है। ठीक है। द बैक्टीरिया decompose the undigested cellulose, nitrogen and phosphorus in the waste to useful nutrients which can be easily utilized by the plants। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं, तोड़ देते हैं अनडाइजेस्टेड सेलुलोज को, जो अपची, जिसका पाचन नहीं हुआ होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है सेलुलोज, उसको, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, ठीक है, इन वेस्ट यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट से यूजफुल न्यूट्रिएंट्स में लाभदायक उपयोग करने हेतु पोषक तत्व में तोड़ देते हैं। कौन? बैक्टीरिया। विच कैन बी इजिली यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, जिसका यूज मीन्स जिसका इजिली, आसानी से, यूटिलाइज्ड मीन्स उपयोग कर लिया जाता है, बाय मीन्स द्वारा, प्लांट्स में पौधे के। फिर बैक्टीरिया होती हैं, वह अनडाइजेस्टेड सेलुलोज को, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स में से यूजफुल न्यूट्रिएंट्स में यूटिलाइज कर, तोड़ देते, डिकम्पोस्ट कर देते हैं, और उस डिकम्पोस्ट किए हुए न्यूट्रिएंट्स को आसानी से जो प्लांट्स होते हैं वह उपयोग कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। ओके, कंपोस्ट इज डार्क ब्राउन इन कलर। ठीक है, जो कंपोस्ट होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। इट इज रिच इन ह्यूमस एंड हैज बेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कह रहा है कि इट इज रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है उसकी अधिकता होती है, और साथ ही साथ होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, इसको जो वाटर को ग्रहण करने की, अपने अंदर रखने की क्षमता जो होती है वह अधिक होती है। किसमें? जो कंपोस्ट खाद होती है। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, सॉरी छूट गया है थोड़ा सा पीछे, या हम देखते हैं। फर्टिलाइजर आर मैन मेड मिनरल साल्ट्स एंड, एक मिनट,
एक मिनट, ओके। नेक्स्ट, fertilizer are man-made mineral salts which are added to the soil to provide the specific nutrients. ओके, जो फर्टिलाइजर होता है, उर्वरक होता है, वो मैन मेड होता है, मानव के द्वारा बनाया गया मिनरल साल्ट होता है, खनिज लवण होता है, जिसको सॉइल में ऐड किया जाता है, ऐड टू द सॉइल टू प्रोवाइड, मतलब प्रोवाइड कराने के स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराने के लिए सॉइल में ऐड किया जाता है या सॉइल में मिट्टी में डालते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जैसे कि होते हैं नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं और पोटेशियम होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश etc। आप घर पे सुने होंगे, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, मम्मी पापा से सुना होगा कि खेत में पोटाश की कमी है, पोटाश डाल दिया जाए, यूरिया डाल दिया जाए जब फसल लगा दी जाती है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट की कमी, अमोनियम सल्फेट का छिड़काव कर दिया जाए, सुपर फास्फेट डाल दिया जाए। ये सारे जो फर्टिलाइजर आप नाम यहाँ सुन रहे हैं, ये सारे क्या है, मैन मेड है, मानव के द्वारा फैक्ट्रियों में बनाई गई होती है। ओके, तो ये जो है कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ हानि भी होते हैं खाद डालने से, ये उर्वरक डालने से। ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है फॉलोइंग। अब ये फॉलोइंग का मतलब यहाँ है कि जो फसल के उपजाऊ होने, मतलब कि जो फसल होती है उसकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे घट जाती है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करना है। ये जो फॉलोइंग है, ये सॉइल की उर्वरता जो है, जो उसकी उपजाऊ भूमि है, वो उसके गिरने की प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे कब जो उर्वरता होती है, फर्टिलिटी होती है, कब कम हो जाती है, उसके बारे में इसमें डिस्कस करना है। ओके, when farmers grow crop after crop in the same field, the soil loses its nutrients। कह रहा है कि जब किसान, ठीक है, एक ही फील्ड में, एक ही खेत में, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि जब किसान एक ही खेत में एक फसल उगाने के बाद, पुनः दूसरे फसल उगा देते हैं, ठीक है, उगाते हैं, तो मिट्टी अपने पोषक तत्व की मात्रा होती है वो क्या कर देती है, लॉस कर देती है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस कर देती है। ठीक है, करती जाती है। जब एक फसल काटा फिर दूसरी फसल लगा दी, ऐसे में जो मिट्टी की उर्वरता होती है वो समाप्त हो जाती है। ओके, The field is never left uncultivated to replenish the lost nutrients। तो जो फील्ड होती है, खेत होती है, खोए हुए पोषक तत्व की भरपाई करने के लिए खेतों को कभी नहीं छोड़ते हैं। खोए हुए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको कभी, उस खेतों की लेफ्ट कभी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, लेफ्ट में छोड़ना होता है, नहीं छोड़ते, मतलब कि उनमें न्यूट्रिएंट्स आ जाए, इसके लिए जो किसान होते हैं उसको, खेती को छोड़ते नहीं है। द प्रोसेस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड फॉलोइंग। कह रहे हैं कि जब खोए हुए पोषक तत्व की पूर्ति के लिए खेत को बिना छोड़े हुए रखने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, फॉलोइंग कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बिना छोड़े हुए रिप्लेसमेंट लास्ट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो रिप्लेसमेंट हो रही है, पुनः आपूर्ति के लिए खेत को बिना छोड़े हुए रखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, फॉलोइंग कहलाती है। जैसे हम समझ लेते हैं कि एक फसल लगाई गई, जैसे कि अभी धान की फसल लगाई जाती है, धान की फसल लगाने के बाद तुरंत गेहूं लगा दी जाती है। कुछ किसान ऐसे होते हैं, गेहूं लगाए, गेहूं कटाई कर दिए, पुनः उस खेत की जुताई करके कुछ जायद फसल जैसे कि मक्का हो गया, उड़द हो गया, अरहर हो गया, इन सब की बुआई कर देते हैं। ठीक है, ऐसे में उस मिट्टी को अपनी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए मौका नहीं मिल पाता है। ठीक है,
तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ टाइम के लिए उसको खुले छोड़ना पड़ता है, बिना जोते हुए छोड़ना पड़ता है, ताकि उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। जैसे अभी है गेहूँ, अपने वहाँ गेहूँ कटाई होने के बाद खेत को छोड़ दिया जाता है 1-2 महीने के लिए, उसके बाद वो उस पर धूप लगते हैं, उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो मेंटेन होती है, फिर उसमें धान लगाई जाती है तो धान की अच्छी फसल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब डिसएडवांटेज क्या है, मैन्योर से और फर्टिलाइजर से क्या हानियां हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में इसमें डिस्कस करनी है। ओके, डंग फ्रॉम एनिमल्स इज आल्सो यूज टू मेक मैन्योर। कह रहा है कि जो डंग होता है, जो गोबर होते हैं, एनिमल से प्राप्त हुआ जो गोबर होते हैं, उनका यूज किया जाता है मेक मैन्योर, खाद बनाने में, गोबर की खाद बनाने में, मैन्योर बनाने में यूज की जाती है। डंग मिक्स्ड विथ वाटर, जो डंग्स होते हैं, गोबर होते हैं, उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। डिकम्पोजेज टू फ्रॉम मैन्योर, डिकम्पोजेज मतलब कि मैन्योर बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए डंग में, गोबर में वाटर को मिलाया जाता है। ठीक है, एंड रिलीजेज गैसेज सच एज मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड विच काज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। कह रहा है कि जो जब वाटर मिलाई जाती है तो उसमें से कुछ गैसेज निकलती हैं, खाद बनने के साथ साथ उसमें से कुछ गैसेज भी निकलते हैं, जैसे कि मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय पॉल्यूशन को बनाती है, या जिसके कारण से जो वातावरणीय प्रदूषण है वह बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है the application of too much fertilizers result in the leaching of nitrates and phosphate into the rivers causing water pollution। कह रहा है कि जब फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, तो उसमें से नाइट्रेट और फॉस्फेट भी निकलते हैं, जिसको कहाँ ड्रॉप कर दी जाती है, रिवर में। और रिवर में जाने की वजह से कौन सा पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होती है। ठीक है, अधिक मात्रा में नाइट्रेट और फास्फेट को नदी में छोड़ने की वजह से वाटर जो होता है, नदी का वाटर जो होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। नाइट्रेट्स इन ग्राउंड वाटर फाइंड देयर वे इनटू ड्रिंकिंग वाटर विच में बी हार्मफुल। फिर जो नाइट्रेट्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर में भी पाए जाते हैं, या ये यूँ कहें कि जो फर्टिलाइजर बनाने के टाइम नाइट्रेट्स बचते हैं, जो होते हैं, वह ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, भूजल में चले जाते हैं, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पानी पीने के रूप में करते हैं, जिसके जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। करें कि द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर का यूज है वह हेल्प करता है फार्मर को, मदद करती है, गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, अधिक मात्रा में फसल को उगाने में या प्राप्त करने में, गेट मीन्स होता है प्राप्त करना, जैसे कि सचर, जैसे कि व्हीट, पैडी एंड मेज, मतलब गेहूं, धान और मक्का। फर्टिलाइजर का जितना यूज करते हैं उतना ही अधिक इनकी पैदावार होती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। कह रहा है कि फर्टिलाइजर डालने से अच्छी मात्रा में फसल तो प्राप्त होती है, लेकिन एक्सेसिव यूज, अधिक से अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज करने से, उपयोग करने से जो सॉइल होती है लेस फर्टाइल हो जाती है, कम उर्वरा वाली भूमि हो जाती है, भूमि की, मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है वो लेस होते जाती है, कम होते जाती है। देयरफॉर, इसलिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव्स ऑफ द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। इसलिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की उर्वरा शक्ति को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक मैन्यूर
का जो सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर होते हैं उसके द्वारा उसके साथ क्या यूज करता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर या लीफ से बने हुए अनकल्टिवेटेड जो फॉलो होते हैं, जैसे कि जिनको बिना फसल लगाए ही छोड़ दिया जाता है, वैसे के साथ यूज कर लिया जाता है। ठीक है, इन बिटवीन टू क्रॉप्स यूज किया जाता है, जैसे कि एक साथ में दो फसल को। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्यूर के साथ साथ जो फसल की संख्या है एक के साथ दो यूज कर ली जाती है। ठीक है, द यूज ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल टू मेक द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजी। कह रहा है कि जो मैन्यूर का यूज है, जैसे कि जितना हो सके फर्टिलाइजर से दूर हो रहा है, मैन्यूर का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि मैन्यूर जो होता है वह नेचुरली होता है, नेचर के द्वारा बना, ये हमारे लिए कम हानिकारक होते हैं, जबकि जो फर्टिलाइजर होते हैं वो केमिकल से बनाए गए होते हैं, और आपको पता ही है केमिकल हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, तो इसलिए केमिकल की यूज करने से, फर्टिलाइजर की यूज करने से बचना चाहिए, उसके जगह हमको कंपोस्ट खाद या मैन्यूर का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है कि ये गैसों के एक्सचेंजिंग में भी मदद करता है। ठीक है, कौन, मैन्यूर, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो मैन्यूर होता है, खाद होता है, वह फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं, हमारे जो मित्र कहे जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करता है। इंक्रीजेज में होता है बढ़ाना या बढ़ना, अधिक होना, तो उनकी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। कौन, मैन्यूर, क्योंकि उसमें आसानी से ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह रह सकते हैं। ओके, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। कह रहा है कि जो मैन्यूर होता है वो इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है टेक्सचर ऑफ सॉइल के टेक्सचर को, एज वेल एज इट वाटर रिमेनिंग कैपेसिटी। इसके साथ ही साथ यह क्या होता है, वाटर रिमेनिंग कैपेसिटी होती है, इसके अंदर वाटर की अधिक मात्रा रखने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। ठीक है, तो जितना हानि है हमारे फर्टिलाइजर से, ठीक है, उससे कम ही हानि हमारे मैन्योर से है, लेकिन उससे भी हानि होती है, अभी आपने पढ़ा है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके नेक्स्ट क्लास की वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जाए, उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन। अब ये क्रॉप रोटेशन की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। करें जो फसल होती है उनको उगाने की अल्टरनेट करके, जैसे हमने एक फसल लगाई, अगली बार उस फसल को ना लगा के दूसरी फसल लगा दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हमने जब लगाया तो उस फसल को लगाए, जो हमने फसल लगाए थे उसको ना लगा के दूसरी फसल लगा दिए, फिर उसके बाद जो हमने पहली फसल लगाई थी फिर उसको लगा दिए। तो ऐसे फसल को लगाने की जो चक्र है क्रॉप रोटेशन कहलाती है, फसल चक्रण कहलाती है। ठीक है, दिस इज अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। कह कि ये दूसरा मेथड है, अनदर मेथड, अन्य मेथड है जो कि सॉइल में पुनः स्थापित करने के लिए किसकी, न्यूट्रिएंट्स को। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थ इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूमस जैसे पीज, बीन्स, फल्स एज फोल्डर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। से कह रहे हैं कि जो आरंभिक या प्रारंभिक किसान थे, कहाँ के, नॉर्थ इंडिया के, उत्तरी भारत के, जो कि यूज करते थे ग्रो लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस होता है दालहनी फसल, जैसे पीज हो गया, मटर हो गए, बीन्स सेम है, फल्स हैं, दालें हैं। ठीक है, एज फोल्डर वन सीजन एंड वीट इज द नेक्स्ट सीजन। मतलब कि एक सीजन में क्या करते थे, दाल को उगा लेते थे, और नेक्स्ट सीजन में क्या उगाते थे, वीट उगा लेते थे, मतलब कि गेहूं की फसल उगा लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज हियर। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द nodules of the root of leguminous plants change atmospheric nitrogen into water soluble nitrates।
कह रहा है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं आपको बताए थे कि ये दलहनी फसल जो होती है उनके रूट में पाई जाती है, ठीक है, रूट लेग्यूमिनस प्लांट्स रूट में पाई जाती है, जड़ में पाई जाती है, जो कि चेंज करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रेट में, किसमें चेंज करते हैं, नाइट्रेट में। कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है आपसे कि कौन सा ऐसी बैक्टीरिया है, ठीक है, या कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर होगा आपका राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, जल में घुलनशील होते हैं। दस दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। कह रहा है कि इस प्रकार यह मदद करता है पुनः स्थापित करने के लिए, किसको, नाइट्रोजन को मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में पुनः स्थापित करने के लिए कौन मदद करता है, राइजोबियम मदद करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट, चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है इससे। ओके स्टूडेंट, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, फर्टिलाइजर में डिस्कस करते हैं। ये फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक मीन्स होता है अकार्बनिक, सॉल्ट मीन्स लवण। मतलब कि जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, वह एक प्रकार का क्या है, अकार्बनिक लवण है। जबकि मैन्योर सबस्टेंस मैन्योर इज ए नेचुरल सबस्टेंस फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू, एनिमल डंग एंड ह्यूमन वेस्ट। तरह की जो मैन्योर है वह नेचुरल सबस्टेंस है, प्राकृतिक पदार्थ है, जो कि फॉर्म बाय, जो कि प्राप्त होता है, बनाया जाता है किससे ज़्यादा, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, रेसिड्यू, प्लांट्स के जो रेसिड्यू होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं, उनसे, एनिमल डक्स, एनिमल के गोबर से, एंड ह्यूमन वेस्ट, जो ह्यूमन्स वेस्ट निकालते हैं, ह्यूमन्स से जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, उसका उपयोग करके और बनाया जाता है कौन, मैन्यूर, उससे बनता है, ठीक है। जैसे सब्जी काटे तो सब्जी का छिलका बचा तो उसको गोबर के साथ फेंक दिया गया, गड्ढा बना के उसमें डाल दिया, धीरे धीरे वो सड़ता है, सड़ने के बाद एक अच्छी क्वालिटी की खाद बनती है, मैन्यूर बनता है। नेक्स्ट है सेकेंड टॉपिक, सेकेंड पॉइंट, ये फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, प्रिपेयर कहाँ किए जाते हैं, फैक्ट्री में। कहाँ किए जाते हैं, फैक्ट्री में। ओके, मैन्यूर इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। जो मैन्यूर होते हैं फील्ड में भी बना सकते हैं, हम अपने घर पे भी बना सकते हैं, खेत में भी बना सकते हैं, ठीक है, मैन्यूर आसानी से बना सकते हैं, बन जाता है ना। ओके, नेक्स्ट है ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमन टू द सॉइल, प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर होते हैं वह मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं देते हैं, उनको उर्वरा शक्ति नहीं देते हैं, ठीक है, बल्कि उर्वरा शक्ति जो होते हैं वो धीरे धीरे कम कर देते हैं। जबकि मैन्यूर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जबकि जो मैन्यूर होती हैं उनको अधिक मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं। ओके, कौन, मैन्यूर। फोर्थ पॉइंट है फर्टिलाइजर are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो होती है बहुत अधिक होती है। मतलब पौधे के लिए जो पोषक तत्व हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनकी मात्रा उसमें अधिक होती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं इन्हीं का यूज करते हैं, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए। जबकि मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइजर्स की रिलेशन में अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन की तुलना करें, तो मैन्यूर में ये प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है फर्टिलाइजर इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन सेवरल टाइम्स।
कह रहा है कि जो फर्टिलाइज़र है वह कम टाइम में अधिक क्रॉप प्रोडक्शन करता है, अधिक फसल उत्पादित करता है, जबकि मैन्यूर इंक्रीजेज क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, कह रहा है कि जो मैन्योर है वो भी इंक्रीज करता है, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जबकि यहाँ सेवरल टाइम दे रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट हेल्प द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट डज नॉट ग्रोथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ग्रो करने में, उसको बढ़ने में मदद नहीं करता है। कौन? फर्टिलाइजर। ठीक है, जो उर्वरक होते हैं उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वृद्धि नहीं होती है, जबकि इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मैन्यूर होता है वो हेल्प करता है, मदद करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में। ओके, इट इज़ 7 पॉइंट है इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल एज इट कैन बी प्रोड्यूस्ड रैपिडली इन द फैक्ट्री। कह रहा है कि यह हमेशा अवेलेबल होता है, जिसके लिए ये क्या किया जाता है, फैक्ट्रियों में रैपिडली प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, यह हमेशा अवेलेबल होता है जिसको रैपिडली जो है फैक्ट्रियों में प्रोड्यूस किया जा सकता है, जबकि इट इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल, यह हमेशा अवेलेबल नहीं होता, एज इट इज़ फॉर्म स्लोली बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। यह कह रहा है कि यह प्रक्रिया जो होती है फास्ट होती है, फैक्ट्रियों में कभी भी बनाया जा सकता है, जबकि जो मैन्यूर का उत्पादन है, ये इसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे होता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में होता है, धीरे धीरे अपघटित हो, डिकम्पोजिशन में होता है अपघटित होना, तो धीरे धीरे अपघटन की प्रक्रिया में बनता है, फॉर्म होता है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई? अगर समझ में नहीं आई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी। यहाँ एक आपका एक्सपेरिमेंट है, हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके, ये आपका एक्टिविटी सेकंड है, इसको आप रीड करके और इसको आप अपने घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ उसका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका यूज आप लोग घर पे कीजिएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोगों का है इरिगेशन। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए खेत की बुआई, खेत की तैयारी भी हो गई, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, सोविंग हो गई, उसमें बीज हम लोग बो दिए, बीज बोने के बाद उसमें खाद डाल दिए। ठीक है, अब खाद डाल दिए तो खाद डालने के तुरंत बाद हमको ज़रूरत किसकी होती है? सिंचाई की होती है, उसमें पानी की होती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है? इरिगेशन करना है, उस खेत में, उस फसल में सिंचाई करनी है। ठीक है, यहाँ अब हम लोग सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं। ओके, हियर लेट अस, रेडी है ना? ठीक है, क्रॉप प्लांट्स कंटेन्स अबाउट 90% वाटर। जो फसल के पौधे होते हैं वह 90% वाटर कंटेन करते हैं। ठीक है, उनको 90% वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो वाटर होते हैं एसेंशियल है, आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण है फॉर जर्मिनेशन, उनके अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए, एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की वृद्धि होने के लिए सबसे एसेंशियल है, सबसे अनिवार्य है कौन? वाटर। ओके, न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन द वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर में ही डिजॉल्व होते हैं, वाटर में ही डिजॉल्व होके और ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें परिवहन करते हैं। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स के हर एक पार्ट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर के माध्यम से ही जाते हैं, वाटर में घुल के और पौधे के हर एक भाग में जाते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। कह रहा है कि जो यहाँ फर्स्ट होगा, कह रहा है कि जो वाटर होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं द क्रॉप, फसल के, फ्रॉम बोथ फर्स्ट एंड हॉट एयर करंट्स। ठीक है, जो एयर होती है उनके गर्म, ठीक है, गर्म और फास्ट एयर करंट, हवा की धारा से भी सुरक्षा करते हैं कौन? वाटर। ओके, नेक्स्ट है टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल
For healthy crop growth, fields have to be watered regularly. कि to maintain moisture of the soil, मिट्टी में मॉइस्चर को, नमी को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, फॉर हेल्दी, बनाए रखता है कौन? फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, अच्छी फसल के विकास के लिए, स्वस्थ विकास के लिए जो वाटर होता है वो वाटर होता है जो वह नमी बनाए रखता है किसकी? मिट्टी में. फील्ड्स हैव टू बी वाटरेड रेगुलरली, जो फील्ड्स होते हैं उनको रेगुलर वाटर की आवश्यकता होती है. ठीक है, रेगुलर उनको वाटर चाहिए होता है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. कह रहा है कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, फसलों में जो सप्लाई होती है, फसलों में जो वाटर की सप्लाई होती है एट डिफरेंट इंटरवल्स, एट डिफरेंस, विभिन्न प्रकार की जो इंटरवल्स होते हैं, इज कॉल्ड इरिगेशन. वही क्या कहलाती हैं? इरिगेशन कहलाती हैं. विभिन्न प्रकार की जो विधियां होती हैं उन विधियों के द्वारा वाटर को सप्लाई किया जाता है किसमें? क्रॉप्स में, फसल में. वही क्या कहलाती है? इरिगेशन कहलाती है. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. जो इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो वेराइज होती है, भिन्न भिन्न होती है, क्रॉप टू क्रॉप, फसल से फसल में, सॉइल टू सॉइल, मिट्टी से मिट्टी में, सीजन टू सीजन, सीजन से सीजन में. मतलब जो सिंचाई इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वह हर एक क्रॉप में एक जैसे नहीं होती है, हर एक मिट्टी में एक जैसी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और हर मौसम में एक जैसे सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, सब में भिन्नता होती है. ओके. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर. समर में, गर्मी के मौसम में जो वाटर चाहिए होता है, वो वाटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है कितना होती है? हायर होती है, सबसे अधिक होती है. गर्मी के मौसम में क्रॉप्स को अधिक पानी चाहिए होता है. इट इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स. कह रहा है कि इट ड्यू टू, इसके द्वारा जो होता है इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया है, वाष्प बन के जो पानी जो है उड़ जाती है, उसकी कहाँ से? मिट्टी से और लिप्स से, पत्तियों से. इस समय जो होता है रेट जो होती है उनकी हाई होती है, अधिक होती है, अधिक मात्रा में पानी जो होता है वाष्प बन के उड़ जाता है. ठीक है, कहाँ कहाँ से? मिट्टी से भी और पत्तियों से भी. ओके. नेक्स्ट है इरिगेशन शुड बी प्रॉपर. जो सिंचाई है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए. ठीक है. एक्सेस ऑफ वाटर आर scarcity of water both are harmful for the crop. कह रहा है कि एक्सेस ऑफ वाटर की अधिक मात्रा और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की कम मात्रा, बोथ आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप. अधिक मात्रा में भी वाटर क्रॉप को दे देना भी हानिकारक है और कम मात्रा में भी वाटर का देना हानिकारक होता है. एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप रिजल्ट इन ए कंडीशन कॉल्ड वाटर लॉगिंग. कह रहा है कि अधिक मात्रा में वाटर की सप्लाई, क्रॉप में अधिक मात्रा में वाटर की सप्लाई से जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? वाटर लॉगिंग कहते हैं. ठीक है. द चांस ऑफ वाटर लॉगिंग इज मोर इन फील्ड विथ क्ले सॉइल, जो कलई वाली सॉइल होती है. यह घटना चांस जो होता है वाटर लॉगिंग की सबसे अधिक होती है. इफ वाटर लॉगिंग कंटिन्यू देन इट रिड्यूस द सप्लाई ऑफ एयर टू द रूट्स. अगर वाटर की जो लॉगिंग की मात्रा है कंटिन्यू चलती रहे, वाटर लॉगिंग कंटिन्यू रहे, तो देन इट रिड्यूस, क्या करेगा? तब यह रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा सप्लाई ऑफ एयर टू रूट. जड़ में एयर की सप्लाई को क्या करेगा? कम कर देगा. और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, और जो ग्रोथ है फसल की वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी. इट आल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल एंड दस कैन डैमेज द क्रॉप परमानेंटली. यह
अमाउंट ऑफ सॉल्ट, मिट्टी में सॉल्ट की मात्रा को भी बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, और इसके कारण जो क्रॉप होगा परमानेंटली हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। टू प्रिवेंट द डैमेज टू सॉइल एक्सेस वाटर इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द फील्ड। कह रहा है कि अब एक्सेस ऑफ वाटर, जब वाटर की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, ड्रेन से बाहर निकाल देते हैं, फील्ड से ड्रेन के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। प्रिवेंट द डैमेज सॉइल को, मिट्टी को डैमेज होने से बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए एक्सेस मात्रा ऑफ वाटर, अधिक मात्रा में जो वाटर है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कहाँ से, फील्ड से, खेत से। सम प्लांट्स, कुछ पौधे ऐसे हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राइस नीड प्लेंटी ऑफ स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड। इसमें राइस में जो होता है, चावल की जो खेती होती है, इसमें अधिक वाटर की आवश्यकता होती है, इसको उगने के लिए अधिक वाटर की आवश्यकता होती है। समटाइम्स फास्ट एंड स्ट्रांग विंड्स accompanied by the rains result in the fall of मैच्योर क्रॉप। कर रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि तेज और स्ट्रांग विंड, ठीक है, मजबूत हवा की वजह से और साथ ही साथ रेन की वजह से, तेज हवा के साथ रेन होने से जो क्रॉप्स होते हैं, मैच्योर क्रॉप्स होते हैं, फसल होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, फॉल ऑफ, गिर जाती हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड लॉर्डिंग एंड इट रिजल्ट इज इन पुअर प्रोड्यूस। कह रहा है कि यह कंडीशन जो होती है और लॉर्डिंग कहलाती है, और इसके वजह से जो प्रोडक्शन होता है बहुत ही पुअर होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सोर्स ऑफ इरिगेशन। अभी सोर्स ऑफ इरिगेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, जितना भी बताए हैं इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।